एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है। विचार संबंधित आदत, भावना संबंधित आदत, नाड़ी मंडल संबंधी आदत, नैतिक आदत। तो दोस्तों, जब भावना को लेकर के कोई बात होती है, वहाँ सहानुभूति, दया, प्रेम, सहयोग आदि चीज़ें पैदा होती है। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा भावना संबंधित आदत। अगला और दूसरा प्रश्न है, बालक में बुरी आदतों के विकसित होने का मुख्य कारण है। एकांकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण, पारिवारिक झगड़े। तो दोस्तों, एकांकीपन, सामाजिक तुष्टीकरण और पारिवारिक झगड़े, ये तीनों ही ऐसे कारक हैं जिनसे बालक में बुरी आदतें विकसित हो सकती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपर्युक्त सभी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आदतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आदतें जन्मजात होती है। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को प्रेरित करती है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है। व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है तो उस बुरी आदत को प्रयासों से वह बुरी आदत प्रयासों से छूट जाती है। तो दोस्तों, इसमें 2, 3, 4 यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। ऐसा होता है, मूल प्रवृत्ति जो है उसकी तरह आदत भी व्यक्ति को प्रेरित करती है। आदत का निर्माण जो होता है कभी कभी मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है। और व्यक्ति में यदि किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है, जो बुरी आदत से होती है वो प्रयासों से छूट सकती है। लेकिन आदतें जन्मजात नहीं होती, आदतें सदैव अर्जित होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आदतें जन्मजात होती है, यानी कि ये इसमें गलत कथन है। नेक्स्ट और चौथा प्रश्न है, आदतों के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। अभिभावक की, शिक्षक की, सहपाठियों की, सभी की। तो दोस्तों, आदतों के निर्माण में सभी की भूमिका होती है। अभिभावक के कारण भी बालकों में आदतें पैदा होती है, टीचर्स के कारण भी होती है और मित्रों के कारण भी होती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा चौथा। अगला और पांचवा प्रश्न है, रुचि के संप्रत्यय के 3 मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए हुए हैं। पहला है वंशानुक्रम, मूल प्रवृत्ति, विचार। दूसरा, जानना, अनुभव करना, मूल अभिवृत्तियाँ। तीसरा, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। और चौथा, वंशानुक्रम, क्रियात्मक, अनुभव करना। तो दोस्तों, रुचि जो होती है, रुचि के जो संप्रत्यय होते हैं इसके 3 मुख्य पक्ष होते हैं। सबसे पहले तो उसके लिए अपना ज्ञान हो, उसके बाद में क्रिया और उसके बाद में भाव। तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये रुचि के पक्ष हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती, दोनों वातावरण से प्रभावित होती है, दोनों के बनने पर अकस्मात विशेष प्रभाव डालते हैं, अध्यापक दोनों के विकास में सहयोग कर सकता है या सहयोगी होते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा चौथा, अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पर आदत परिवर्तन या अभिवृत्ति परिवर्तन या सोच परिवर्तन से संबंधित कुछ विचार अध्यापक प्रस्तुत करते हैं या कुछ कार्य अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए। पहला है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, संदेह के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट होगा, दबाव में लाकर बालक को किसी विचार के लिए राजी नहीं किया जाना चाहिए। ये कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कार्यों के माध्यम से वो बालक की अभिवृत्तियों में परिवर्तन ला सकता है। आत्मसंप्रत्यय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करता है। योग्यता के संबंध में यदि आत्मसंप्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। आकांक्षा का स्तर, वास्तविक होने का प्रभाव आत्मप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बी, सी और डी ये तो सही आंसर है। ऐसा तो होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है ये गलत कथन पूछ रहा है, कथन सही नहीं है पूछ रहा है। इसलिए इसमें पहला होगा, परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आत्मसंप्रत्यय और परिपक्वता आपस में घनिष्ठ संबंधित है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न आज का, एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है प्रवृत्ति को, अभिवृत्ति को, रुचि को, कोई नहीं। तो दोस्तों, जब किसी समस्या के समाधान या प्रसंग को लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के जवाब बालक के द्वारा दिए जाते हैं तो ये उस बालक की रुचि को दर्शाता है कि संबंधित कार्य व्यवहार के प्रति उसमें रुचि कितनी है। आज का अपना आखिरी प्रश्न दोस्तों, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से है। नीचे 4 कारक दिए हुए, उनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कारक प्रभावित करता है अधिगम को। विषय वस्तु, रुचि, विधि, सीखने का समय। तो वैसे तो टॉपिक के अनुसार आपको सीधा सीधा उत्तर इसमें नज़र आ गया होगा, लेकिन फिर भी अपन बात करें दोस्तों, रुचि इनमें से वो कारक है जो इन सब में सर्वोपरि है।
चाहे कितनी बढ़िया विधि हो, अगर बालक की पढ़ने में रुचि नहीं है तो अधिगम नहीं कर पाएगा। सीखने का समय बालक की रुचि पर डिपेंड करता है। अगर बालक की रुचि है और सीखने का समय कैसा भी हो, थकान भी हो, तो भी रुचिकर तरीके से पढ़ता है तो उसको अधिगम हो जाता है। रुचि नहीं होती है तो नहीं पढ़ पाता है। विषय वस्तु कैसी भी हो,